हेलो दोस्तों, हम थर्मोडायनेमिक्स में सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के बारे में बात कर चुके थे और सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के जो दोनों स्टेटमेंट हैं, केल्विन प्लैंक का स्टेटमेंट एंड क्लॉसियस का स्टेटमेंट, हम इन दोनों के बारे में भी डिस्कशन कर चुके हैं और हम आगे भी बढ़ चुके हैं कि कैसे दोनों स्टेटमेंट का वायलेशन एक दूसरे का वायलेशन है। ठीक है, मींस दोनों जो स्टेटमेंट है सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के वो कहीं ना कहीं पैरेलल है और पैरेलल हम इनको स्टेटमेंट बोलते हैं। फिर आगे हमने परपेचुअल मोशन मशीन ऑफ फर्स्ट काइंड पढ़ लिया था, परपेचुअल मोशन मशीन ऑफ सेकंड काइंड पढ़ दिया था और फिर हमने हीट इंजन, रेफ्रिजरेटर और हीट पंप, इन तीनों की हमने इफिशियंसी सीओपी के बारे में हमने एक डिटेल्ड डिस्कशन देख चुके हैं। ठीक है, तो अभी हम थर्मोडायनेमिक्स में जो से हम आगे बढ़ेंगे और हम सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में एक क्लॉसियस इनइक्वालिटी आती है, हम उसके बारे में पढ़ेंगे जिससे हमें एंट्रोपी के बारे में पता चलता है। तो हम किसके बारे में बात करेंगे? हम क्लॉसियस इनइक्वालिटी के बारे में। ठीक है, तो नाम से ही पता चल रहा है ये क्या है, इनइक्वालिटी है। मींस एक ऐसा स्टेटमेंट है या एक ऐसा थ्योरम है जो इनइक्वालिटी के बारे में बताती है। ठीक है, तो ये क्लॉसियस इनइक्वालिटी क्या बोलती है? क्लॉसियस बोलते हैं कि भाई देखो क्या है ना, साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ dq by t, और dq क्या है? dq by t क्या होता है? या तो इक्वल टू 0 होता है या और लेस देन 0 होता है। मतलब क्लॉसियस का बोलना है कि dq by t अगर हम उसका साइक्लिक इंटीग्रल करेंगे किसी एक सिस्टम के अंदर तो उसकी जो वैल्यू रहेगी, साइक्लिक इंटीग्रल की जो वैल्यू आएगी फाइनल, वो या तो 0 के बराबर होगी या 0 से लेस देन होगी। ठीक है, तो क्लॉसियस इनइक्वालिटी को हम अगर हम बाय थ्योरम, अगर थ्योरम में लिखेंगे या मैथमेटिकल टर्म में लिखेंगे तो हम उसको कैसे लिख सकते हैं? साइक्लिक इंटीग्रल को ऐसा लिखते हैं। तो हमने साइक्लिक इंटीग्रल कर दिया। ठीक है, किसका? dq by t। हम जो साइक्लिक इंटीग्रल है dq by t का, वो हमारा क्या होगा? या तो इक्वल टू 0 होगा और लेस देन 0 होगा। तो हम इसको कैसे लिखेंगे? साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ dq by t इन अ साइकिल। ठीक है, किसी एक प्रोसेस, किसी एक सिस्टम के लिए इक्वल टू 0 या dq by t इज इक्वल टू लेस देन 0। ठीक है, तो हमारा क्या होगा? साइक्लिक इंटीग्रल। ठीक है, एक किसने बोला है? क्लॉसियस ने बोला हुआ है। अब 0 कब होगा और लेस देन 0 कब होगा, वो क्या बोल रहे हैं क्लॉसियस के बारे में? क्लॉसियस का बोलना है कि इक्वल टू 0 कब होगा? जब हमारी प्रोसेस रिवर्सिबल होगी। जब हमारी प्रोसेस रिवर्सिबल होगी तब ये इक्वल टू 0 होगा। और अगर हमारी प्रोसेस इरिवर्सिबल है, क्या है? इरिवर्सिबल, तो इरिवर्सिबल के केस में वो लेस देन 0 होगा, dq by t का साइक्लिक इंटीग्रल। ठीक है, तो हम आगे हम अगर डिस्कस करें तो हम एक मान लेते हैं। ठीक है, अब हम कैसे डिस्कस करेंगे इसको? हम एक इमेजिन करते हैं कोई एक साइकिल है। ठीक है, सपोज है ये हमारा टेम्परेचर हाई टेम्परेचर T1 बॉडी है, ये टेम्परेचर हमारा T2 बॉडी है, ये हमारा कोई सिस्टम हो गया जो यहाँ से Q1 इंटरेक्शन कर रहा है हीट का और यहाँ से Q2 हीट का इंटरेक्शन कर रहा है, यहाँ पे कोई W वर्क कर रहा होगा करके। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया? सिस्टम हो गया। ठीक है, अब साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ dq by t ये हम क्या मान ले रहे हैं? ये रिवर्सिबल है। क्या मान ले रहे हैं? रिवर्सिबल है। ठीक है, तो रिवर्सिबल के केस में क्या होना चाहिए? इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो हम यहाँ पर लेकर चलते हैं सिस्टम के लिए। सिस्टम के लिए लेके चलेंगे तो क्या मान लेंगे? हमें मान के चल रहे हैं कि ये हमारी सिस्टम है 1 से 2 और फिर 2 से 1। ठीक है, ये हमारी प्रोसेस हो गई, ये A पाथ है, ये B पाथ है। ठीक है, क्योंकि हमें लेना पड़ेगा। किसके बारे में बात कर रहे हैं? रिवर्सिबल के बारे में। तो प्रोसेस में क्या बोलना है? dq by t 1a2 प्लस dq by t 2b1 इज इक्वल टू 0। किसके केस में हो जाएगा? ये रिवर्सिबल के केस में। और यही अगर हम रिवर्सिबल ले लेंगे तो क्या हो जाएगा? dq by t 1a2 प्लस dq by t 2b1 लेस देन 0 हो गया। ये हमारा क्या बोला? प्रोसेस का बोलना है। ठीक है, अब हम इसको ऐसा मान लेते हैं, क्लॉसियस ने ऐसा बोला था, वो हमने एक मैथमेटिकल टर्म में देख लिया या एक सिस्टम में हमने उसको इक्वेट करके देख लिया, वो हम कैसे करते हैं। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं और हम मान के चलते हैं कि ये तो है ही, एक और कोई प्रोसेस चल रही है, वो हमारी सी है। ठीक है, ये भी हमारी रिवर्सिबल प्रोसेस है। ठीक है, तो क्या होगा?
अगर हम दो प्रोसेस के लिए लेंगे 1A 2B 1, एक साइकिल ये है, दूसरी साइकिल लेते हैं 1A 2C 1, ठीक है। हम दो साइकिल में डिस्कस करते हैं तो क्या होता है, अगर हम पहले के लिए बात करेंगे, यहाँ पे इसको हम Q1 दे दे रहे हैं, इसको Q2 दे दे रहे हैं, इसको यहाँ पे हम Q3 दे दे रहे हैं, ठीक है। या Q1 तो इसको हटा देते हैं, हम सीधा साइकिल में ही मान लेंगे, ठीक है। तो dQ/T, और दोनों ही जो है हमारी सारी प्रोसेस रिवर्सिबल है, ठीक है। 1A2 प्लस dQ/T ऑफ 2B1 इज इक्वल टू 0। इसके लिए क्या हो जाएगा, dQ/T 1A2 प्लस dQ/T 2C1 हो गया इज इक्वल टू 0। अगर हम इन दोनों को माइनस कर दें तो क्या हो जाएगा, अगर हम इन दोनों को माइनस करते हैं तो क्या हो जाएगा, इसको हम लिखते हैं dQ/T 2B1 माइनस, ये माइनस है ना, यहाँ पे क्या हो जाएगा dQ/T 2C1 इज इक्वल टू 0। 0 में से 0 गया तो 0 ही बचेगा, ठीक है। यहाँ पे इसको माइनस कर दिया, यहाँ पे इसको माइनस कर दिया, ये दोनों सेम वैल्यू तो आपस में कट गई हैं, ठीक है। तो हमारा फाइनल क्या है ना, इतना आ गया। अब हम क्या लिख सकते हैं, dQ/T ऑफ 2B1 इज इक्वल टू dQ/T ऑफ 2C1 हो गया। तो हम देख रहे हैं कि 2 से 1 में अगर हम यहाँ पे जा रहे हैं और यहाँ पे जा रहे हैं, दोनों की वैल्यू बराबर है, तो हम क्या पढ़े हैं, हम पढ़े हैं कि अगर इन प्रॉपर्टी में भी क्या होता है ना, अगर हम किसी भी पाथ को फॉलो करें, या हम इस पाथ को फॉलो करें या हम इस पाथ को फॉलो करें, क्या बोल रहे हैं, दोनों के केस में ये जो वैल्यू है इसकी dQ/T की वो सेम ही आ रही है। और प्रॉपर्टी में भी हम सेम पढ़े हुए हैं, अगर हम सेम पॉइंट के बारे में डिस्कस कर रहे हैं तो हमारी प्रॉपर्टी भी चेंज नहीं होती है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, इसके हिसाब से dQ/T क्या होगी, एक प्रॉपर्टी हो गई है, और इस प्रॉपर्टी को नाम दिया क्या, एंट्रोपी, ठीक है। तो हमारी एंट्रोपी क्रॉसिस इनइक्वालिटी से आई है, और इनइक्वालिटी से कैसे आई है, क्योंकि हमने इसको देख लिया है कि जब हम किसी भी पाथ को फॉलो कर रहे हैं, उस पाथ को फॉलो करने के बावजूद भी उसकी जो वैल्यू है उससे